नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले जो कारण है वो काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जनसाधारण से भिन्न होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया। 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया और प्रतिभा, वेद ज्ञान, लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया। वे कहते हैं, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अग्नि पुराण में ये कहा गया है कि लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति यानी प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया। यहाँ हम उन प्रमुख संस्कृत आचार्यों का जो काव्य हेतु के संबंध में मत है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। गुरु देशाध्येतु शास्त्रम जड़ धीमयो ए पल्लव्यम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः। निश्चय ही भामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं, किंतु एक अन्य श्लोक में भी स्वीकार करते हैं कि शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके, शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का और शब्दार्थ का ज्ञान करके और अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। स्पष्ट है कि भामह प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति यानी शास्त्र का ज्ञान और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग और लोक व्यवहार शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। वे कहते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्चाभियोगो अस्या कारणम काव्यम संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य नैसर्गिक प्रतिभा को उन्होंने जरूरी माना है। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं, ऐसा उनका मानना है। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास और शास्त्र ज्ञान से संभव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दंडी ने निरंतर अभ्यास से निम्न कोटि के काव्य की रचना को संभव माना है। आचार्य वामन का मत। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं, कवित्वम बीजम प्रतिभानम कवित्तस्य बीजम। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी
को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। एक अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार से शक्ति रूप में कवि में विद्यमान रहती हैं। अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, अवधान आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना संभव हो पाता है। आचार्य रुद्रट का मत। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखा है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानना चाहिए। वे प्रतिभा के दो भेद मानते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। वो है, पहला है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र और अभ्यास से व्युत्पन्न होती है और यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित और परिष्कृत करती है। आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेषणात् काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास इति हेतुस्त दुद भवे। अर्थात काव्य के तीन हेतु हैं। शक्ति, मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, शक्ति यानी प्रतिभा। लोक शास्त्र का अवेक्षण और अभ्यास। वे एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप है, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, मम्मट ने उसे ही शक्ति नाम दिया है। अब केशव मिश्र का मत है, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है और व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन में लिखा है, प्रतिभस्य हेतु प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है और नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमचंद्र ने प्रज्ञा, जो नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है, उसी को उन्होंने प्रतिभा कहा है। राजशेखर प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेतो श्रेयस्यो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकारते हैं, पहला है कार्यत्री और दूसरा है भावेत्री। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि से है। भावेत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है, रस गंगाधर उनका जो ग्रंथ है उसमें कहा है कि प्रतिभा को ही उन्होंने प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया और वे कहते हैं, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य हेतु तीन हैं। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्ति केवल काव्य हेतु है। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः। आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की परिभाषा देते हुए कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कभी इसी के बल पर काव्य रचना में समर्थ होता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतत ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करती है। प्रतिभा प्रथमोदभेद समये यत्र वक्रता शब्दाभिभेय योरन्तः स्फुरित विभाव्यते। महिम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र कहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र किसने कहा है? महिम भट्ट ने। वे इसको तीसरा नेत्र मानते हैं जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। प्रतिभा नवीन सृजन में सहायक होने वाली शक्ति है। प्रतिभा के अभाव में काव्य सृजन करने वाला कवि उपहास का पात्र बनता है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया ही नाम दिया। वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है उसे हम निम्न प्रकार के निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी मता है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य का विधान करता है।
प्रतिभा के दो प्रकार हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावयत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का मूल हेतु माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा कहा है। वो कहते हैं प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है।